प्रिय छात्रों, रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय के 6th सेम के लिए जो पेपर सेकंड के लिए है काव्य शास्त्र, उस काव्य शास्त्र में हमने पिछले पीरियड में साहित्य और काव्य की परिभाषाएं और उनमें विविध प्रकार के बारे में हमने नज़र डाली थी। तो आज हम क्या करेंगे, काव्य के भेद के बारे में देखेंगे। मतलब काव्य में कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे, जो इस पीडीएफ में आपको दिखाई दे रहा है। 1.3 में आप देख सकते हैं केंद्र बिंदु में। विद्वानों ने काव्य कविता में अनेक भेद किए हैं। भारतीय आचार्यों ने क्या किया है, दृश्य श्रव्य काव्य के उपरांत यहाँ पर उन्होंने दो भेद किए हैं, जिसमें हम देखते हैं एक दृश्य काव्य, दूसरा हम देखते हैं श्रव्य काव्य। तो इस श्रव्य काव्य में भी हम दो भेद हैं, जिससे श्रव्य में प्रबंध काव्य और निबंध काव्य और यहाँ पर मुक्त काव्य। देखिए, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्त काव्य। तो आज हम देखेंगे प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? देखिए, प्रबंध काव्य वह पद्यबद्ध तथा सर्गबद्ध वहाँ पर कथात्मक काव्य है, जिसके अंदर छंद कथा सूत्र को व्यवस्था से फिरोया जाता है। देखिए, इसमें छंदों के क्रम बदलता नहीं है। इसके अंदर, किसके अंदर? प्रबंध काव्य के अंदर छंदों का क्रम जो होता है बदलता नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर कहते हैं, प्रबंध काव्य में मानव जीवन का पूर्ण दृश्य होता है। उसमें घटनाओं के संबंध श्रृंखलालु और स्वाभाविक क्रम के ठीक ठीक निर्वाह के साथ हृदय को स्पर्श करने वाले, उसे नाना भावों का रसात्मक अनुभव कराने वाले प्रसंगों का समावेश होना चाहिए। इति वृत्तात्मकता के निर्वाह से रसानुभव नहीं कराया जा सकता। प्रबंध काव्य में निम्नलिखित विशेषताएं हम देख सकते हैं। तो प्रबंध काव्य क्या होता है? कुल मिलाकर जिसमें जीवन के सभी पहलुओं का, इसमें क्या होता है, छंदों के साथ एक नियम के साथ उसको क्या किया जाता है, यहाँ पर फिरोया जाता है। देखिए, इसमें संपूर्ण जीवन का दृश्य होता है, जिसे प्रबंध काव्य उद्देश्य प्रधान होता है। पहला लक्षण है, विशेषता है, उसमें बौद्धिक उच्चता होती है, भावों की गंभीरता होती है, जिसमें बौद्धिक मतलब बुद्धि का बहुत प्रयोग किया जाता है, शब्द बहुत चुन चुन कर ढाले जाते हैं, भावों की गंभीरता होती है, भावनाओं को इसमें संकलित करते हैं। तीसरी, इसकी कथा यथार्थ जीवन पर आधारित होती है, मतलब सत्य जीवन पर आधारित होती है, कोई कल्पना कहानी नहीं होती है, इसमें जीवन के यथार्थ पर आधारित होती है। चौथा पॉइंट है, इसका कथानक नाटकीय संधियों की योजना के कारण अविन्नयुक्त और श्रृंखलित होता है। देखिए, कथानक मतलब यहाँ पर श्रृंखलालु, मतलब पार्ट पार्ट करके यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रबंध काव्य में हम देते हैं। नायक प्रायः बहुत ही आदर्श होता है, सबकी दृष्टियों में बहुत महत्वपूर्ण होता है इसका नायक। नायक मतलब हीरो, और उनका चरित्र यथार्थ जीवन पर आधारित होता है। यहाँ पर नायक भी कल्पना का नहीं होता है, ओरिजिनल होता है, बहुत ही यथार्थ होता है, आदर्श रूप वाला होता है, अच्छे गुणों वाला नायक होता है। यहाँ पर हीरो को बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, और श्रेष्ठ केवल कल्पना के आधार पर नहीं, वह जीवन में भी श्रेष्ठ होता है। देखिए, 6th पॉइंट, इसमें परंपरा, नवीनता, सहजता, पांडित्य, मनोरंजन और उद्देश्य तथा यथार्थ कल्पना का सुंदर सामंजस्य दिखाई देता है। देखिए, इसमें बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है। नवीनता होता है, नयापन होता है, सहजता होता है, पांडित्यपूर्ण होता है, विद्वानपूर्ण होता है, मनोरंजन भी होता है, इसका एक उद्देश्य होता है, और यथार्थ होता है, सत्य पर आधारित होता है, और सत्य के साथ साथ कल्पना का इसमें सुंदर मिलन भी दिखाई पड़ता है। और 7वां पॉइंट है, शैली अलंकृत होती है, उदात्त और गरिमामयी होती है, और उसमें कवि की सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति के फलस्वरूप मनोवैज्ञानिक चित्रण भी देखने के लिए मिलता है। विकृत वस्तु वर्णन, और इसमें बहुत कुछ प्रवृत्ति अधिक हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है।
देखिए इसमें क्या हो गया, ये हम क्या देखा हमने अभी तक, प्रबंध काव्य। तो प्रबंध काव्य क्या होता है, जीवन के संपूर्ण दृश्य जिसमें हमको देखने के लिए मिलता है उसे हम प्रबंध काव्य बोलते हैं। और उसके लक्षण हमने यहाँ तक देखे। और प्रबंध काव्य में क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं प्रबंध काव्य में, एक होता है महाकाव्य और दूसरा होता है खंड काव्य। तो उसके बारे में हमने यहाँ पर सेकंड पॉइंट में देखा है कि प्रबंध काव्य में दो प्रकार के होते हैं, एक महाकाव्य और दूसरा होता है खंड काव्य। तो यहाँ पर भारतीय आचार्य भामह के अनुसार लंबे कथान वाला महान चरित्रों पर आधारित नाटकीय प्रसंगों से पूर्ण और उत्कृष्ट तथा अलंकृत शैली में लिखित तथा जीवन के विविध रूपों और कार्यों का वर्णन करने वाला सर्गबद्ध सुखांत काव्य ही महाकाव्य होता है। देखिए सर्गबद्ध होता है, सुखांत काव्य होता है, मतलब इस महाकाव्य में जो अंत होता है वह सुखांत होता है। जिस तरह आपने सिनेमा में भी देखा होगा, लास्ट में जब हीरो हीरोइनी मिल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सुखांत कहते हैं। यहाँ पर भी आपने रामायण में देखा है, अंत में क्या होता है, राम और सीता अयोध्या वापस आ जाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर क्या देखते हैं हम, सुखांत, मतलब काव्य का अंत कैसे होता है, सुख के साथ होता है। आचार्य दंडी के अनुसार महाकाव्य का कथानक इतिहास या कथा से उद्भूत होता है और उसका नायक चतुर होता है और उदात्त होता है, उसका उद्देश्य चतुर्वर्गी फल प्राप्त होता है एवं वह अलंकृत भावों और रसों से भरपूर होता है और बड़े आकार का होता है, सर्गबद्ध होता है और पंच संधियों से युक्त होता है। और साहित्य दर्पण में महाकाव्य के बारे में इस तरह यहाँ पर विशेषता दी गई है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर महाकाव्य की विशेषता क्या है हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर तो महाकाव्य सर्गबद्ध होता है, होना आवश्यक है। अगर वह सर्गबद्ध नहीं होगा तो उसे महाकाव्य नहीं कहेंगे। दूसरा, उसका नायक धीरोदत्त होता है, क्षत्रिय होता है अथवा देवता होना चाहिए। देखिए महाकाव्य में नायक क्या है, धीरोदत्त, मतलब बहुत ही धीर होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, क्षत्रिय होना चाहिए अथवा देवता होना चाहिए। देखिए महाकाव्य में 8 सर्गों से बड़ा तथा उनके रुत्तों से युक्त होना चाहिए। कम से कम इसमें कितने सर्ग होते हैं, 8, मतलब कितने अध्याय होते हैं, 8 अध्याय। कितने पार्ट होते हैं, 8 पार्ट होते हैं। देखिए किंतु प्रवाह के व्यवस्थित रूप में रखने के लिए एक सर्ग में एक ही छंद होना चाहिए। देखिए क्या कहते हैं, एक सर्ग में एक ही छंद होना चाहिए, मतलब एक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर महाकाव्य कहते हैं। देखिए महाकाव्य की कथा इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए अथवा सज्जन आश्रित होना चाहिए, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध कथा होनी चाहिए। देखिए महाकाव्य, रामायण महाभारत क्या है, दोनों ये महाकाव्य हैं। देखिए इसमें क्या है, प्रसिद्ध कथा ली गई है। देखिए श्रृंगार, वीर और शांत रसों से कोई एक रस अंगी के रूप में रहता है। देखिए श्रृंगार, वीर और शांत रसों में से कोई एक रस इसमें क्या होता है, अंगी के रूप में देखने के लिए हमको मिलता है। प्रकृति वर्णन के रूप में इसमें नगर, आवरण, अरण्य, पर्वत, संध्या, प्रातःकाल यानी सुबह और शाम, संग्राम, युद्ध, यात्रा तथा ऋतुओं आदि का वर्णन भी इसमें होना चाहिए, क्योंकि यह महाकाव्य है। महाकाव्य में सब कुछ होता है जो मानव जीवन से जुड़ा होता है। महाकाव्य को अंग्रेजी में एपिक कहा जाता है। पाश्चात्य आचार्यों ने एपिक के लिए यहाँ पर कुछ लक्षण बताए हैं। जो पहला यहाँ पर है, एपिक एक विशाल प्रकथन प्रधान होना चाहिए काव्य है। इसका नायक युद्ध प्रिय होता है और उसके पात्र में शौर्य के गुणों की प्रधानता होती है। एपिक में केवल व्यक्ति का चरित्र चित्रण नहीं रहता है, उसमें संपूर्ण जीवन के क्रियाकलापों का वर्णन होता है। व्यक्ति की अपेक्षा में जातीय भावनाओं को यहाँ पर प्रधानता दी जाती है। एपिक का विषय परंपरा से और प्रतिपुष्टि और लोकप्रिय होता है। देखिए संपूर्ण कथा सूत्र नायक में बंधा रहता है।
एपिक की शैली विशिष्ट शालीनता और उच्चता से युक्त होता है और उसमें एक ही छंद का प्रयोग होता है। तो इस तरह हमने देखा महाकाव्य। इस तरह हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर महाकाव्य। देखिए, महाकाव्य के प्रसंग में भारतीय तथा पाश्चात्य आचार्यों ने मत के आधार पर 4 महान तत्व अनिवार्य माने गए। मतलब भारतीय और पाश्चात्य विदेशी दोनों आचार्यों को मिलाकर महान कथानक होना चाहिए, महान चरित्र होना चाहिए, महान संदेश होना चाहिए और महान शैली में लिखा होना चाहिए। रविंद्रनाथ ठाकुर के अनुसार महाकाव्य में एक महाचरित्र होना चाहिए और उसी महाचरित्र का एक महत् कार्य और महद अनुष्ठान होना चाहिए। तो इस तरह हमने क्या देखा है, आज हमने प्रबंध काव्य में प्रबंध काव्य के लक्षण देखे, हमने प्रबंध काव्य का यहाँ पर हमने विशेषताएं देखी और प्रबंध काव्य में हमने क्या देखा, महाकाव्य देखा। और महाकाव्य में हमने क्या देखा, भारतीय विद्वानों के विचार और पाश्चात्य विद्वानों के विचार हमने देखे। और अब हम देखेंगे खंड काव्य, जो प्रबंध काव्य में दूसरा है। पहला प्रबंध काव्य प्रकार में प्रबंध काव्य में 2 भेद हैं, एक है महाकाव्य, दूसरा है खंड काव्य। तो हमने महाकाव्य देखा, अब देखेंगे हम खंड काव्य। देखिए, महाकाव्य में जीवन की समग्र रूपों का अभिव्यक्ति की जाती है, तो खंड काव्य में जीवन के किसी एक ही रूप का वर्णन किया जाता है। मतलब महाकाव्य में मानव जीवन के संपूर्ण जीवन होता है, लेकिन खंड काव्य में या तो आप बचपन के बारे में लिखेंगे, या तो आप जवानी के बारे में लिखेंगे, या तो बुढ़ापे के बारे में लिखेंगे। मतलब यहाँ पर कोई एक खंड के बारे में, जैसे हम देखेंगे यहाँ पर रामायण जो है अरण्य कांड, हाँ, किष्किंधा कांड, इस तरह लंका कांड होता है। मतलब कांड का मतलब होता है एक भाग, कांड का मतलब होता है एक अध्याय। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, खंड काव्य में क्या देखेंगे, राम के केवल बचपन के बारे में देखेंगे। तो इसमें हम क्या कहते हैं, अयोध्या कांड। तो इस तरह यहाँ पर होता है। देखिए, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार खंड काव्य वह है जो किसी घटना विशेष को लेकर लिखा गया हो। मतलब किसी घटना विशेष को लेकर लिखा गया। इसमें महाकाव्य की किसी एक घटना को ही काव्य में विषय बनाया जाता है। खंड काव्य में क्या किया जाता है, महाकाव्य के एक विषय को यहाँ पर खंड बनाया जाता है, परंतु वह घटना अपने आप में पूर्ण होती है। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र यहाँ पर कहते हैं, महाकाव्य के ढंग पर जिस काव्य की रचना होती है, पर जिसमें पूर्ण जीवन का ग्रहण करके खंड जीवन का ही ग्रहण किया जाता है। मतलब पूर्ण जीवन का ग्रहण ना करके केवल खंड, मतलब एक भाग का ही जीवन का ही यहाँ पर जिसमें चित्रण किया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं, खंड काव्य कहते हैं। जीवन की विविधता में से किसी एक पक्ष का, किसी एक विषय का चुनाव करके उसका वर्णन करना ही खंड काव्य कहलाता है या खंड काव्य का उद्देश्य होता है। हिंदी साहित्य कोश में भी खंड काव्य के बारे में व्याख्या देखने के लिए हमको मिलती है, जिसमें खंड काव्य बताते हैं कि खंड काव्य एक ऐसा पद्यबद्ध कथा है, काव्य है, जिसके कथानक में इस प्रकार की एकात्मकता अविनित हो कि उसमें अप्रासंगिक कथाएं सामान्यतः अंतर्भुक्त न हो सकें। मतलब एक ही जीवन यहाँ पर जीवन के एक ही भाग का यहाँ पर वर्णन किया जाता है। कथा की एकांगिता और परिणाम स्वरूप खंड काव्य के आकार में लघुता स्वाभाविक है। लघुता मतलब छोटा होता है। खंड काव्य क्या होता है, महाकाव्य के तुलना में महाकाव्य की तुलना में क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि जीवन के किसी एक पहलू का, किसी एक विचार का यहाँ पर उद्देश्य पूर्वक यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसका यहाँ पर चित्रण करते हैं। तो अपने आप ही ये क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। उसकी वस्तु भावनात्मक अधिक होती है और कवि की दृष्टिकोण उतनी व्यक्त निरपेक्ष और वस्तुपरक नहीं होता जितना महाकाव्य के लिए अपेक्षित होता है।
कवि वस्तु के साथ अपने व्यक्तित्व का भी अपेक्षाकृत अधिक घनिष्ठतापूर्वक यहाँ पर तादम्य कर लेता है। तो इस तरह यहाँ पर हम देखें, हम खंड काव्य के बारे में देख चुके हैं। और खंड काव्य के बाद में यहाँ पर आता है मुक्त काव्य। देखिए, मुक्त का मतलब होता है सभी रूल्स रेगुलेशन को छोड़ देना। आप इतना ही समझ लीजिए, मुक्तक शब्द का अर्थ है अपने आप में संपूर्ण, अन्य निरपेक्ष। धन्यालोक एक कवि हैं, उनके अनुसार देखिए, जिस काव्य में पूर्वापर प्रसंग, निरपेक्ष और रसज वर्ण का सामर्थ्य होता है, वही मुक्त काव्य कहलाता है। मुक्त काव्य में प्रबंध काव्य का और तारतम्य नहीं रहता है। उसका प्रत्येक छंद अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र रूप से रसोद्रेक करने में समर्थ होता है। मोटे तौर पर प्रबंधहीन या स्पुष्ट सभी पदबद्ध रचनाओं को मुक्त काव्य के अंतर्गत रखा जाता है। महाकाव्य में जहाँ जीवन की अनेक रूपता अभिव्यक्ति होती है और खंड काव्य में जीवन के विविध रूपों में से किसी एक रूप का या प्रकार का वर्णन किया जाता है, वहीं पर मुक्त काव्य में मन के किसी एक अनुभूति या भावना का या कल्पना का चित्रण किया जाता है। मुक्त काव्य मतलब मन की कल्पना होती है, इसमें मन की भावनाएं होती है, मन की अनुभूति होती है, और इसीलिए किसी एक पहलू का यहाँ पर होता है। आकार की दृष्टि से प्रबंध काव्य को काव्य कहा जाए तो निर्बंध या मुक्त को कविता कह जाती है। मतलब मुक्त क्या होता है? कविता। और कविता क्या होती है? कवि की भावनाएं होती हैं सहज रूप से। मुक्त काव्य में दो भेद हैं। देखिए, मुक्त काव्य में कितने भेद हैं? दो भेद, एक पाठ्य मुक्तक और दूसरा गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक मतलब छंद के अधिकतर पाठ्य होते हैं और गेय कम, एवं उनमें विषय की प्रधानता होती है। गेय मतलब गाना इसमें कम होता है, गीत इसमें कम होता है, और इसमें क्या होता है? विषय बहुत होता है। उसे हम क्या कहते हैं? पाठ्य मतलब कहानी देख सकते हैं। जैसे गेय मुक्तक, गेय मुक्तक मतलब इसमें स्वर, ताल, लय से बंधे हुए होते हैं और गेय होते हैं। देखिए, लेकिन इनमें वैयक्तिक अनुभूति की प्रधानता रहती है। गेय मुक्तक की भाषा सरल होती है। गेय कैसा होता है? गीत कैसा होता है? गीत में स्वर होते हैं, ताल होते हैं, लय होते हैं। लेकिन गेय मुक्तक में ना तो ताल होता है, ना तो स्वर होता है, ना तो लय होता है। वो क्या होता है? मुक्त होता है। इसलिए उसकी भाषा क्या होती है? गेय मुक्तक की सरल होती है, सरस होती है, सुकुमार होती है, मधुर होती है, शैली होती है, सरलता होती है, और सुकुमारता भी इसमें देखने के लिए मिलता है। तो इसमें वैयक्तिकत होती है, भावनात्मक होती है, रागात्मक होती है, लेकिन इसमें कोई स्वर, लय, ताल नहीं होता है। जिस तरह कवि की भावनाएं होती है उस तरह इसमें गीत निकलते हैं। मतलब मुक्त होता है। रूल्स और व्याकरण से जो मुक्त होता है उसे गेय मुक्तक कहते हैं। इसमें रूप से देख ले, उदाहरण के लिए प्रेम गीत। प्रेम गीत में क्या होता है? व्यंग्य गीत, धार्मिक गीत, शोक गीत, युद्ध गीत, वीर गीत, नृत्य गीत, सामाजिक गीत। हाँ, इस तरह हम गीतों को देखेंगे तो इसमें क्या होता है? कोई भी स्वर, लय, ताल, इसमें रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है। अगर रूल्स रेगुलेशन हो गए तो क्या होता है? वो क्या कहता है? उसको हम क्या कहते हैं? गे कहते हैं। और गे जिसमें स्वर और ताल मुक्त हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? गेय मुक्त कहते हैं। तो इस तरह यहाँ पर आज हमने देखा। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही बस। आगे के भाग में 1.4 काव्य के लक्षण, मतलब अभी तक जो आपने पढ़ा है उन्हीं को लक्षण को लिखकर निकालना है। जो आप निकालिए, नोट्स बनाकर मुझे भेजिए। बाकी मैं आपको आप जब नोट्स बनाकर मुझे भेजेंगे उसमें करेक्शन करके मैं आपको दे दूंगा। आज के लिए इतना, धन्यवाद।